हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों कैसे हो आप लोग? बच्चों आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का छठा पाठ पढ़ाने वाली हूँ। छठे पाठ का नाम है 1945 के बाद का विश्व। 1945 के बाद पूरे विश्व की क्या स्थिति थी, कैसा वातावरण था, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। प्राचीन काल में भारत और विश्व भर में लड़े गए असंख्य यानी न जाने कितनी संख्या है ऐसे युद्धों के विवरण यानी जानकारी से इतिहास के पृष्ठ भरे पड़े हैं। फिर भी उन युद्धों में सदा यानी हमेशा अविस्मरणीय यानी न भूलने के लायक वैश्विक यानी पूरे विश्व पर जो प्रभाव पड़ा, ऐसे युद्धों में अधिकांशतः आधुनिक युग के दो महायुद्धों प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का समावेश किया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में विश्व में स्थायी शांति स्थापित करने के उद्देश्य से राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, परंतु अपनी कुछ सीमाएं यानी मर्यादाओं के कारण वह निष्फल हो गया यानी असफल हो गया और सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय की निराशा भरी जो स्थिति थी लोगों के मन की और भयंकरता ने मानव जाति को शांति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रयासों की फिर से एक बार आवश्यकता समझाई। परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 में। कहने कि पुराने समय में भारत में और विश्व भर में न जाने कितने युद्ध हुए और उनका विवरण इतिहास के पृष्ठों पर लिखा गया है। फिर भी उन युद्धों में जो हमेशा याद किया जा सके, न भूलने योग्य हो, उसका असर रखने वाले युद्धों में अधिकतर आधुनिक युग के नए युग के दो महायुद्ध प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का समावेश किया जा सकता है। कह रहे प्रथम विश्व युद्ध के अंत में विश्व में अस्थायी हमेशा के लिए शांति स्थापित करने के उद्देश्य यानी लक्ष्य से राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, लेकिन अपनी कुछ मर्यादाओं के कारण वह सफल नहीं हो पाया और ईस्वी 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय की जो हताशा था, लोगों के मन में निराशा था, उस निराशा के कारण लोगों के अंदर भयंकरता ने मानव जाति को शांति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए फिर से एक बार प्रयत्न करने की आवश्यकता समझाई और इसका परिणाम यह हुआ कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में की गई। आगे पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र का दस्तावेज। संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेज क्या थे, प्रारूप क्या थे, प्रस्तावना क्या थे, उसके बारे में पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेज का आरंभ प्रस्तावना से होता है। प्रस्तावना यानी किसी पुस्तक, भूमिका आदि की से होता है। उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य यानी लक्ष्य जो बनाने का संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का जो उद्देश्य था उसको बताया गया है। ये उद्देश्य निम्नलिखित है कि क्या क्या उद्देश्य थे, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना, इसके लिए शांति के अवरोधक यानी बाधा बने तत्वों को रोकना या दूर करना तथा आक्रमण या शांति भंग के कृत्यों यानी कार्यों को दबा देने के लिए प्रभावशाली जो असरकारक हो ऐसा सामूहिक यानी एक साथ मिलकर कदम उठाना। हर एक अंतर्राष्ट्रीय झगड़े का शांतिपूर्ण उपायों द्वारा हल निकालना। करें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करना, इसके लिए शांति के में जो अवरोधक बने कारण थे उनको रोकना या दूर करना तथा आक्रमण या शांति भंग करने जैसे कार्यों को दबाने के लिए उस पर ऐसा असर हो, कुछ ऐसे एक साथ मिलकर लोगों का कदम उठाना। हर एक अंतर्राष्ट्रीय झगड़े का शांति ढंग से उपाय निकाला जा सके, ये प्रयत्न किया गया, उसमें लिखा गया। आगे पढ़ते हैं। दूसरा है आत्मनिर्णय तथा सम्मान
के अधिकार के आधार पर राष्ट्र के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करने तथा विश्व शांति बनाए रखने के लिए सभी उचित कदम उठाना। आत्मनिर्णय यानी खुद का फैसला तथा सभी को समान अधिकार के आधार पर हर देश के बीच मैत्रीपूर्ण यानी दोस्ताना जैसे संबंध, मित्रवत संबंध को विकसित करने तथा विश्व में शांति बनाए रखने के लिए जो ठीक सही हो उससे ऐसे कदम उठाना। आगे पढ़ते हैं। तीसरा है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानवतावादी यानी जो मानवता का समर्थक हो, पक्षधर हो, उसका निराकरण लाने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना तथा जाति, भाषा, लिंग या धार्मिक भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों के लिए मूलभूत जो उनका अधिकार है ऐसे स्वतंत्रता या मानव अधिकारों के प्रति आदर भाव उत्पन्न करना। तीसरा है कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और जो मानव के समर्थक हैं, पक्षधर हैं, ऐसी समस्याओं के निराकरण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना तथा जाति, भाषा, लिंग यानी या स्त्री हो या पुरुष हो, किसी धर्म के भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों के लिए जो उनका अधिकार है, जो उन्हें मिलना चाहिए, ऐसी स्वतंत्रता या मानव अधिकारों के प्रति आदर भाव यानी मान सम्मान उत्पन्न करना। चौथा है इन समान ध्येयों यानी उद्देश्यों, लक्ष्यों को सिद्ध यानी साबित करने के लिए, पूर्ण करने के लिए कार्यरत अलग अलग राष्ट्रों के बीच संवादिता लाने वाली केंद्रीय संस्था के रूप में कार्य करना। संवादिता यानी बातचीत करना। करें इन समान ध्येयों यानी उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए, पूर्ण करने के लिए कार्यरत जो लगे कार्य करने में अलग अलग राष्ट्रों के बीच बातचीत के द्वारा लाने वाली केंद्रीय संस्था के रूप में कार्य करना। इस तरह दस्तावेजों से प्रमाणित होता है कि युद्ध को तिलांजित यानी सदा के लिए छोड़ना, परित्याग करना और चिर शांति यानी लंबे समय के लिए शांति की चिंता संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य है, ऐसा कह सकते हैं। कह रहे हैं कि ऐसे जो दस्तावेज तैयार किए गए थे, प्रारूप, ऐसे दस्तावेज प्रस्तावों से यह प्रमाणित होता है यानी साबित होता है कि युद्ध को सदा के लिए छोड़ देना और पूरे विश्व में लंबे समय की शांति की चिंता करते हुए संयुक्त राष्ट्र का स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। शीत युद्ध 1945 से 1962, कारण और परिणाम। शीत युद्ध हुआ 1945 से 1962 तक और किस कारण से हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड और फ्रांस जैसी महासत्ताओं से विश्व का नेतृत्व अमेरिका और रूस ने लिया। युद्ध में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका एक साथ रहे, परंतु युद्ध पूरा होने के बाद रूस की शासन पद्धति की विचारधारा यानी नीति, नियम, सोच भिन्न होने के कारण, अलग होने के कारण अमेरिका और इंग्लैंड रूस से अलग पड़ गए। युद्ध के बाद के समय में ये दोनों सत्ताएं विश्व राजनीति के केंद्र स्थान में रहकर दोनों ने विश्व में अपना वर्चस्व यानी वजूद, हस्ती या पहचान बढ़ाने के लिए सक्रिय यानी क्रियाशील प्रयास किए। इस अवधि के दौरान विश्व दो सत्ता गुटों और सैन्य गुटों में विभाजित हो गया। सत्ता के दो ध्रुव अमेरिका और रूस में केंद्रीकरण हुआ। इसलिए इस अवधि को द्विमुखी विश्व व्यवस्था अवधि के रूप में जाना जाता है। विश्व युद्ध के बाद इन दो महासत्ताओं के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण न रहे यानी भाईचारे का नहीं था। दोनों गुटों के बीच असंतोष का वातावरण निर्मित यानी पैदा हुआ। सत्ता के लिए खींचतान और अत्यंत तंग यानी खराब परिस्थिति का निर्माण होने के कारण इस अवधि को शीत युद्ध की अवधि के रूप में पहचानते हैं। कह रहे हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम आया तो इंग्लैंड और फ्रांस जैसी महासत्ताओं से विश्व का नेतृत्व अमेरिका और रूस ने लिया, उनका संचालन किया। नेतृत्व यानी संचालन करना। युद्ध में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका एक साथ रहे,
लेकिन जब युद्ध ख़त्म हुआ, समाप्त हुआ, तो उसके बाद रूस की जो शासन पद्धति थी, शासन का तरीका था, उसकी विचारधारा थी, सोचने का जो तरीका था, वो अलग होने के कारण अमेरिका और इंग्लैंड रूस से अलग पड़ गए, अलग हो गए। युद्ध के बाद के समय में ये दोनों महासत्ताएं विश्व राजनीति के केंद्र स्थान में रहकर दोनों ने विश्व में अपना पहचान बढ़ाने के लिए सक्रिय यानी कार्यशील प्रयत्न किए और इस अवधि के समय विश्व 2 सत्ता गुटों और सैन्य गुटों में विभाजित हो गया। सत्ता के 2 ध्रुव अमेरिका और रूस में विकेंद्रीकरण हुआ, इसलिए इस अवधि को द्विमुखी विश्व व्यवस्था अवधि के रूप में जाना जाता है। विश्व युद्ध के बाद इन 2 महासत्ताओं के बीच भाईचारे जैसे संबंध नहीं रहे, दोनों गुटों के बीच असंतोष का माहौल पैदा हो गया। सत्ता के लिए खींचातानी और बहुत ही खराब परिस्थिति का निर्माण होने के कारण इस अवधि को शीत अवधि के रूप में जाना जाता है, लोग पहचानते हैं। आगे पढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के मुख्य शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच सत्ता संबंधों में परिवर्तन हुए। नाजीवादी जर्मनी और फासीवादी इटली के विरुद्ध मित्र देशों के रूप में लड़े और विजयी हुए अमेरिका और रूस दोनों विरोधी सत्ता गुट सैन्य गुट बने, दोनों शक्तिशाली राष्ट्र बने और उनके बीच शीत युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन और फ्रांस की विजय तो हुई, परंतु युद्ध में हुए भयंकर नुकसान के कारण दोनों महासत्ता के रूप में अपना स्थान, जो उनका पहचान था, वर्चस्व खो बैठे। युद्ध में हारे हुए जर्मनी, इटली और जापान आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य सभी तरह से बर्बाद हो गए। युद्ध के पिछले दौर के दौरान सोवियत यूनियन, रूस ने जर्मनी के पूर्व भाग के अतिरिक्त अन्य पूर्व यूरोप के देश जैसे कि ऑस्ट्रिया, अल्बेनिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रोमानिया, बल्गेरिया और बाल्टिक राज्यों पर सैन्य अधिकार जमाया। कह रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के मुख्य शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच सत्ता संबंधों में परिवर्तन हुआ। शासन में नाजीवाद जर्मनी और फासीवाद इटली के खिलाफ जो मित्र देश थे वे लड़े और विजयी भी हुए, उन्हें जीत भी प्राप्त हुई। और अमेरिका और रूस दोनों विरोधी, एक दूसरे के विरोध सत्ता गुट सैन्य गुट बने, दोनों शक्तिशाली राष्ट्र बने, ताकतवर राष्ट्र बने और उनके बीच फिर शीत युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन और फ्रांस की विजय हुई, लेकिन युद्ध में बहुत ज़्यादा नुकसान होने के कारण इनका जो अपना पहचान था, अस्तित्व था, ये ख़त्म हो गया था। युद्ध में हारे हुए जर्मनी और इटली और जापान आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य मतलब सैनिक के तरह जैसे सभी तरह से वे बर्बाद हो चुके थे, उनके पास कुछ बचा नहीं था। युद्ध के पिछले दौर यानी दौर के समय सोवियत यूनियन, रूस ने जर्मनी के पूर्व भाग के अलावा अन्य पूर्व यूरोप के देश जैसे कि ऑस्ट्रिया, अल्बेनिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रोमानिया, बल्गेरिया और बाल्टिक राज्यों पर सैन्य अधिकार जमा लिया। आगे पढ़ते हैं। इन देशों में साम्यवादी यानी साम्यवाद का समर्थक या पक्षधर दलों को सत्ता सौंपी, जिससे उन पर रूस का वर्चस्व यानी अधिकार रहा। इस अवधि के दौरान रूस ने अणु परीक्षण 1949 में करके एकमात्र अणु बम रखने वाले प्रभुत्वशाली सत्ता अमेरिका को चुनौती दी। पश्चिम यूरोप के जिन देशों को ब्रिटिश अमेरिकी दलों ने मुक्त किया था यानी आज़ाद किया था, वहाँ धीरे धीरे लोकतंत्रात्मक शासन प्रथा स्थापित हुई। कह रहे हैं कि इन देशों में साम्यवादी दलों को सत्ता सौंपी और जिससे उन पर रूस का वर्चस्व था, अधिकार रहा। इस अवधि के समय के दौरान रूस ने अणु परीक्षण 1949 में करके एकमात्र अकेला अणु बम रखने वाला शक्तिशाली, अपना प्रभुत्व यानी पहचान बनाने वाला शक्तिशाली सत्ता अमेरिका को चुनौती दिया। चुनौती यानी उकसाना, उसको उकसाया, ललकारा। पश्चिम यूरोप के जिन देशों को ब्रिटिश अमेरिकी दलों ने मुक्त किया था, आज़ाद किया था, वहाँ धीरे धीरे लोकतंत्रात्मक शासन की प्रथा स्थापित की गई। आगे पढ़ते हैं। सैन्य गुटों में बटा विश्व, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप और विश्व के देश एक या दूसरे सत्ता यानी शासन गुटों के साथ जुड़ने से दो दिशा में ध्रुवीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और गतिमान बनी। दोनों सत्ता गुटों के बीच अविश्वास का वातावरण निर्मित हुआ। इसमें कई सैन्य गुट निर्मित हुए। सोवियत संघ और साम्यवाद से बचने के लिए अमेरिका की प्रेरणा से उत्तर अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित देशों का नाटो नामक एक संगठन अप्रैल 1949 में बना। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दक्षिण और पूर्व एशिया के देशों की रक्षा के लिए अन्य सैन्य गुट की रचना की। यह गुट सीटो अर्थात साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ईस्वी सन 1945 के रूप में जाना गया। करें द्वितीय युद्ध के बाद यूरोप और विश्व के देश एक या दूसरे सत्ता गुटों के साथ जुड़ने से दो दिशा में ध्रुवीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और विकसित बनी। दोनों सत्ता गुटों के बीच अविश्वास यानी एक दूसरे पर विश्वास न करने का जैसा माहौल पैदा हो गया। इसमें कई सैन्य गुट निर्मित हुए, उनका निर्माण किया गया। सोवियत संघ और साम्यवाद से बचने के लिए अमेरिका की प्रेरणा से अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित देशों का नाटो नामक एक संगठन अप्रैल 1949 में बना। दक्षिण और पूर्व एशिया के देशों की रक्षा के लिए अन्य सैन्य गुटों की रचना की गई और यह गुट सीटो ईस्वी सन 1945 के रूप में जाना गया। आगे पढ़ते हैं। इस सैनिक संगठन के विरुद्ध में वार्सा संधि के नाम से सैनिक संगठन की रचना की। इस संगठन के अल्बानिया, बल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्व जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और रूस सदस्य थे। मध्य पूर्व के देशों में इंग्लैंड की प्रेरणा से सेंटो यानी सेंट्रल ईस्ट नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बगदाद समझौता नामक एक गुट निर्मित हुआ, परंतु इराक में क्रांति यानी आंदोलन होने से वह गुट से अलग हो गया। बाद में इस गुट का नेतृत्व अमेरिका ने किया। कह रहे हैं कि इस सैनिक संगठन के खिलाफ रूस ने वार्सा संधि के नाम से सैनिक संगठन की रचना की निर्माण किया। इस संगठन के अल्बानिया, बल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्व जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और रूस सदस्य थे। इस संगठन के मध्य पूर्व के देशों में इंग्लैंड की प्रेरणा से यानी उनके बताए हुए रास्ते से सेंटो बगदाद समझौता नामक एक गुट निर्मित हुआ, परंतु इराक में आंदोलन होने के कारण इराक इस संगठन से अलग हो गया। बाद में इस गुट का नेतृत्व अमेरिका ने किया। आगे पढ़ते हैं हम लोग। शस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण, परमाणु शस्त्रों का सृजन और उनका उपयोग। शस्त्रीकरण का मतलब होता है ये योद्धाओं आदि को शस्त्र युक्त करना और निशस्त्रीकरण यानी विनाशकारी हथियारों को के निर्माण को रोकना। परमाणु शस्त्रों का सृजन यानी निर्माण और उनका उपयोग, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। शीत युद्ध के दौरान समग्र यानी पूरे विश्व पर प्रभुत्व जमाने के लिए, प्रभुत्व यानी अपना अधिकार सत्ता जमाने के लिए दोनों महासत्ताओं के बीच उग्र यानी प्रचंड भीषण स्पर्धा यानी प्रतियोगिता हुई और शस्त्र स्पर्धा तथा शस्त्रों का उत्पादन बढ़ाने की होड़ लगी यानी स्पर्धा हुई। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम फेंककर अपनी सर्वोपरिता यानी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध की, प्रमाणित की। 1945 इसके बाद 4 वर्ष में सोवियत यूनियन रूस ने परमाणु परीक्षण करके अपनी सर्वोपरिता सिद्ध की। कह रहे हैं कि शीत युद्ध के समय पूरे विश्व पर अपना अधिकार जमाने के लिए इन दो महासत्ताओं के बीच बहुत ही भीषण प्रचंड प्रतियोगिता हुई और शस्त्र स्पर्धा यानी शस्त्र के लिए शस्त्रों का उत्पादन बढ़ाने के लिए इन्होंने आपस में स्पर्धा किया, होड़ किया।
अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम फेंककर अपनी ताकत का, अपनी सर्वश्रेष्ठता को प्रमाणित किया 1945 में। इसके बाद 4 वर्ष में सोवियत यूनियन, रूस ने भी परमाणु परीक्षण करके अपनी सर्वोपरिता यानी सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध किया, प्रमाणित किया। आगे पढ़ते हैं। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में स्थित साम्यवादी शासन व्यवस्था वाले क्यूबा की अमेरिका ने ईस्वी सन 1961-62 में घेराबंदी घोषित की। उसको चारों तरफ से घेर लिया, ऐसा उसने ऐलान किया। अमेरिका के आक्रमण के भय से क्यूबा की रक्षा के लिए सोवियत यूनियन ने परमाणु शस्त्रों से सुसज्जित मिसाइल वाले जहाज कैरेबियन सागर में भेजा। दोनों महासत्ताओं ने एक दूसरे को परमाणु शक्ति का उपयोग करने की धमकी दी। अंत में अमेरिका और सोवियत यूनियन के राष्ट्रध्वजों के बीच पहली बार हॉटलाइन यानी क्रियाशील बात हुई, जिससे सोवियत यूनियन ने अपना जहाज वापस करने का विचार करके वापस ले लिया और दोनों के बीच युद्ध होने से बच गया। इस घटना को क्यूबा संकट के रूप में जाना जाता है। इससे दोनों सत्ताओं के बीच परस्पर संवाद यानी बातचीत का आदान प्रदान शुरू हुआ। दोनों महासत्ताओं के बीच गलतफहमी दूर होने का मार्ग प्रशस्त यानी निश्चित हुआ, साफ हुआ। दोनों महासत्ताओं ने परमाणु शस्त्र का उपयोग न करके मानव कल्याण का कार्य किया। इस कारण क्यूबा की समस्या को शीत युद्ध के अंत की शुरुआत माना जाता है। करें अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में स्थित साम्यवादी शासन व्यवस्था वाले क्यूबा की अमेरिका ने ईस्वी सन 1961-62 में उसको चारों तरफ से घेरने का ऐलान कर दिया। अमेरिका के इस आक्रमण से, हमले से भय से क्यूबा की रक्षा करने के लिए सोवियत यूनियन यानी रूस ने परमाणु शस्त्रों से सुसज्जित मिसाइल वाले जहाज कैरेबियन सागर में भेजा। दोनों महासत्ताओं ने एक दूसरे पर परमाणु शक्ति का उपयोग करने की धमकी दी। अंत में अमेरिका और सोवियत यूनियन के राष्ट्राध्यक्षों के बीच पहली बार क्रियाशील पर बातें हुई, जिसे सोवियत यूनियन हॉटलाइन यानी क्रियाशील करना पर बातें हुई, जिससे सोवियत यूनियन ने अपना जहाज वापस करने का विचार करके वापस ले लिया और दोनों के बीच युद्ध होने से बच गया। इस घटना को क्यूबा संकट के रूप में जाना जाता है। इन दोनों सत्ताओं के बीच परस्पर यानी लगातार बातचीत का आदान प्रदान शुरू हुआ। दोनों महासत्ताओं के बीच जो गलतफहमी थी वो दूर होने का रास्ता खुल गया, प्रशस्त है यानी निश्चित हुआ। दोनों महासत्ताओं ने परमाणु शस्त्र का उपयोग न करके मानव कल्याण का कार्य किया और इस कारण क्यूबा की समस्या को शीत युद्ध के अंत की शुरुआत माना जाता है। आगे पढ़ते हैं। अमेरिका, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन परमाणु शस्त्रों का निशस्त्रीकरण और परमाणु शक्ति का परीक्षण तथा उत्पादन और उपयोग करने पर प्रतिबंध यानी रोक लगाने पर सहमत हुए। इससे परमाणु परीक्षण निषेध यानी न बनाने जैसे संधि के रूप में जाना जाता है। इस संधि पर फ्रांस ने हस्ताक्षर नहीं किया और परमाणु परीक्षण करना जारी रखा। साथ ही चीन ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया और 1964 में परमाणु परीक्षण किया। यह संधि यानी समझौता एक दूसरे देश पर परमाणु परीक्षण करने पर प्रतिबंध लगाती थी। फिर भी विश्व के 5 राष्ट्र अणु शस्त्र रखने वाले राष्ट्र बन चुके थे। चीन के अतिरिक्त 4 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति के अस्थायी वीटो सत्ताधारी यानी जो एक तरह का इनको अधिकार प्राप्त था वीटो का, वो सदस्य राष्ट्र ही थे। है अमेरिका, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन परमाणु शस्त्रों का निशस्त्रीकरण यानी खतरनाक विनाशकारी शस्त्र न बनाने जैसे और परमाणु शक्ति का परीक्षण और उत्पादन और उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने पर सहमत हुए, तैयार हुए। इसे परमाणु परीक्षण निषेध संधि यानी समझौता के रूप में जाना जाता है। इस संधि पर फ्रांस ने हस्ताक्षर नहीं किया और परमाणु परीक्षण करना जारी रखा।
साथ ही चीन ने भी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया और 1964 में परमाणु परीक्षण किया। यह संधि एक दूसरे देश पर परमाणु परीक्षण करने पर प्रतिबंध लगाती थी, रोक लगाती थी। फिर भी विश्व के 5 राष्ट्र अणु शस्त्र रखने वाले राष्ट्र बन चुके थे। चीन के अतिरिक्त 4 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति के अस्थायी वीटो सत्ताधारी, आप लोग पढ़े हैं होंगे 8वीं में वीटो सत्ताधारी के बारे में, वीटो पावर के बारे में। तो इसके 4 अस्थायी सदस्य राष्ट्र थे जो इन्होंने परमाणु शस्त्र अणु शस्त्र बनाया था। आगे पढ़ते हैं। परमाणु शस्त्र विघातक रासायनिक जैविक शस्त्र तथा उन्हें दूरी तक पहुंचाने वाले प्रक्षेपास्त्र मिसाइल के उत्पादन की अद्यतन टेक्नोलॉजी इन 5 राष्ट्रों के पास थी। मानव जाति की ही नहीं, समग्र यानी पूरे जीव सृष्टि के साथ अखिल विश्व का अनेक बार विनाश कर सके ऐसे राष्ट्र के भय से विश्व भयभीत था। कहने कि परमाणु शस्त्र विघातक का मतलब होता है विनाश करने वाले, रासायनिक जैविक शस्त्र तथा उन्हें दूरी तक पहुंचाने वाले प्रक्षेपास्त्र मिसाइल के उत्पादन की अद्यतन टेक्नोलॉजी इन 5 राष्ट्रों के देशों के पास थी, जो मानव जाति को ही नहीं पूरे जीव सृष्टि के साथ पूरे विश्व का अनेक बार विनाश कर सके ऐसे राष्ट्र के डर से विश्व भयभीत था, डरा हुआ था। आगे पढ़ेंगे। 2 महासत्ताओं के बीच शीत युद्ध की तीव्रता घटने या उनके बीच संबंध सुधार की प्रक्रिया शुरू होने पर महासत्ताओं ने परमाणु शस्त्रों पर अंकुश यानी रोक रखने और कमी करने वाली संधियों यानी हस्ताक्षरों पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने इन संधियों का स्वागत किया है, परंतु यह हमेशा निशस्त्रीकरण की पहल करता है। जब तक परमाणु शस्त्रों का संपूर्ण निशस्त्रीकरण नहीं होगा, तब तक परमाणु शस्त्रों के खतरे से विश्व मुक्त नहीं हो सकता है। तो ये कह रहे हैं कि 2 महासत्ताओं के बीच शीत युद्ध की तीव्रता यानी जो गति थी घटने या उनके बीच संबंध सुधारने की जो प्रक्रिया शुरू होने पर महासत्ताओं ने परमाणु शस्त्रों पर रोक रखने और उसमें कमी करने वाली संधियों पर हस्ताक्षर किया, मंजूरी दी यानी सहमति जताया अपना। भारत ने इन संधियों का स्वागत किया, परंतु यह हमेशा यानी हमेशा के लिए विनाशकारी शस्त्र न बनाने की पहल करता है। भारत चाहता है कि ऐसे शस्त्र न बने जो पूरे विश्व का विनाश कर दे। जब तक परमाणु शस्त्रों का पूर्ण रूप से यानी पूरी तरह से निशस्त्रीकरण या विनाशकारी शस्त्रों पर रोक नहीं लगाया जाएगा, तब तक परमाणु शस्त्रों से जो खतरे हैं पूरे विश्व पर वो उससे मुक्त यानी आज़ाद नहीं हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। एशिया में स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय। एशिया में कौन कौन से स्वतंत्र राष्ट्र थे जिनका उदय हुआ, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एशिया के पराधीन यानी गुलाम देशों में स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू हो चुका था। भारत में ब्रिटिशरों यानी अंग्रेज़ों की भेदभाव की नीति के कारण आज़ादी के साथ ही भारत के 2 भाग हुए। इस तरह भारत और पाकिस्तान ऐसे 2 स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व यानी वर्चस्व में वजूद में आए। आज़ादी की लंबी लड़ाई के पश्चात यानी बाद भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में। इसी तरह ब्रिटेन के साथ कई राष्ट्र संघर्ष करके यानी लड़ाई करके स्वतंत्र हुए। उनमें म्यांमार और श्रीलंका 1948 में हुआ। इंडोनेशिया 1949 में भी स्वतंत्र हुए। उसमें संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण योगदान था। इसी दौरान एशियाई देश लाओस, कंबोडिया भी स्वतंत्र देश यानी राष्ट्र बने। द्वितीय विश्व युद्ध के समय एशिया के जो गुलाम देशों में स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू हो चुका था। भारत में अंग्रेज़ों की भेदभाव की जो नीति थी उसके कारण आज़ादी के साथ ही भारत के 2 भाग हो गए। भारत और पाकिस्तान अलग हुआ। इस तरह 2 स्वतंत्र राष्ट्र अपनी पहचान में आए। आज़ादी की बहुत लंबी लड़ाई के बाद भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में।
और भारत की तरह ही ब्रिटेन के साथ कई देश लड़ाई करके स्वतंत्र हुए। उनमें म्यांमार और श्रीलंका 1948 में, इंडोनेशिया 1949 में स्वतंत्र हुए। उसमें संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण यानी बहुत ही बड़ा योगदान था, सहयोग था। और इसी समय एशियाई देश लाओस, कंबोडिया भी स्वतंत्र यानी आज़ाद देश बने। आगे पढ़ते हैं। अफ्रीका में स्वतंत्र राष्ट्रों का उदय। अफ्रीका के देशों के लिए द्वितीय विश्व युद्ध का सुखद परिणाम आया। महायुद्ध पूरा हुआ तब केवल एबिसिनिया, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका संघ, इजिप्ट स्वतंत्र थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और बाद में एशिया के देशों में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन गतिमान यानी तेज हुए और स्वतंत्रता की मांग करने लगे। परिणाम यह हुआ कि 1951 से 1966 तक के 16 वर्ष के समय में अफ्रीका के 40 छोटे बड़े देशों ने स्वतंत्रता यानी आज़ादी प्राप्त कर ली। साम्राज्यवादी सत्ताएं विश्व में अपना प्रभुत्व यानी सत्ता अधिकार छोड़ने वाली नहीं थी, इसलिए उन्हें सत्ता टिकाए रखने के लिए प्रयत्न भी किए थे। परंतु कई देश इन दो महासत्ता गुट या सैन्य गुट के साथ न जुड़कर स्वयं यानी खुद स्वतंत्र रहकर अपने राष्ट्र का, देश का विकास करना चाहते थे। करें कि अफ्रीका के देशों के लिए द्वितीय विश्व युद्ध का जो परिणाम था बहुत ही अच्छा था। महायुद्ध पूरा हुआ तब केवल एबिसिनिया, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका संघ, इजिप्ट स्वतंत्र थे, आज़ाद थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय और बाद में एशिया के देशों में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुए और स्वतंत्रता की मांग करने लगे। और उसका यह फल हुआ कि 1951 से 1966 तक के 16 साल के समय में अफ्रीका के 40 छोटे बड़े देशों ने स्वतंत्रता यानी आज़ादी पा ली थी। साम्राज्यवादी यानी जो साम्राज्य को बढ़ाने की चाहत रखने वाली सत्ताएं थे, शक्तियां थीं, विश्व में अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहती थीं, इसलिए उन्होंने सत्ता यानी अपना शासन टिकाए रखने के लिए प्रयत्न भी किए थे, कोशिश भी की थी। लेकिन कई देश इन दोनों महासत्ता गुट या अन्य सैन्य गुट के साथ न जुड़कर खुद स्वतंत्र रहकर अपने देश का विकास करना चाहते थे। बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसको आप लोग अच्छे से सुनिएगा, 1 से 2 बार और समझिएगा, और आगे का भाग मैं बाद में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।